press the bell icon on the YouTube app and never miss इंजमामुल हक साहब ने तो खैर रिजाइन कर दिया है। जो वो चीफ सेलेक्टर बने थे उससे एक मैच जीत भी चुके हैं। साथ साथ दूसरी खबरों में अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब का कहना है कि जी उनको स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, घर से खाना नहीं आने दिया जा रहा है। शेख रशीद साहब ने एक लंबा यू टर्न मारा है, वो भी सब कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं। और दनेश कनेरिया साहब की भी हम बात करेंगे। देखिए आरजू, सबसे पहले तो मैं बांग्लादेश के मैच के जीतने का बताऊंगा आपको। पिछले मैच तो वो बेचते रहे हैं, उसमें तो वो अब कई चीजें स्कैंडल सामने खुल के आ चुका है। यासू जो कंपनी उन्होंने बनाई थी वहां इंग्लैंड के अंदर, उसमें सारे इनके नाम आ चुके हैं, उसकी तफसील सामने आ चुकी है। लेकिन अपनी शर्मिंदगी को बचाने के लिए अपने आप को आगे से जो जवाब उन्होंने दिया है कि 2 साल से हमें तनख्वाहें नहीं दी गई, तो वहां भी फिर आप आम सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान की मशहूर और हम सबकी चहेती पत्रकार आरजू काज़मी जी को। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट साजिद ताडर साहब, जो कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, और ये दोनों डिस्कस करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे और आने वाले फ्यूचर पे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए साथ मिलकर ये वीडियो देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। लेने गए थे वहां, आप जाते ही ना रिजाइन कर देते, क्यों क्या गए वहां आप करने वहां? और दूसरा, आपको पता है जो कल फिर उन्होंने अपने वहां से इन्होंने होटल के अंदर अपना मेन्यू छोड़ के फिर उन्होंने खाबे मंगा के वहां पे खाए, जिस तरह अगले दिन वो वसीम अकरम साहब कहते हैं ये कड़ाइयां खा खा के 2-2 साल से फिटनेस टेस्ट नहीं हुआ। ये क्या मजाक है? एक काकड़ साहब वो कम थे जो दुनिया के दौरों पर भेजे हैं, उनको आपने पूरी की पूरी टीम, इतने लोगों को सरकारी खर्चे पे जा रहे हैं, इतना पैसा आपके पास। आईएमएफ को देखना चाहिए, अंधे हैं आईएमएफ वाले कि किस तरीके से इनके ऊपर बेदरे पैसा लगाया जा रहा है। दूसरा, आज मुझे पता चला कि जो उनके जो चेयरमैन है अशरफ साहब, जो उनके हैं, वो एमक्यूएम को दे रहे हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि पीपल्स पार्टी के साथ वो सियासी इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको पता है ना कि वो पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की वजह से वो बने थे इसके चेयरमैन, तो सुना वो सियासी बुनियादों के ऊपर ठेके दे रहे हैं, चीजें दे रहे हैं। तो देखें, पाकिस्तान में कोई भी चीज जो है इस वक्त करप्शन से मुबर्रा नहीं है, हर चीज के अंदर करप्शन है। सर आईएमएफ वाले भी तो आ रहे हैं, कल 2 तारीख को उन्होंने कहा। मैं कहता हूं उनको शर्म आनी चाहिए पैसे देते हुए। पाकिस्तान को पैसे नहीं चाहिए, करप्शन के ऊपर क्रैकडाउन चाहिए। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं है, करप्ट कंट्री है। सारे ही लूट रहे हैं और बेदरेग लूट रहे हैं, डॉलरों और पाउंडों में लूट रहे हैं, कोई शर्मो लिहाज ही नहीं है। कभी पासपोर्ट बेचते हैं, वो जो 12,000 इन्होंने पासपोर्ट बेचे थे, उसका भी जवाब है उनके पास। कहते हैं हमें भी 2-2, 3-3 साल तक तनख्वाह नहीं मिली, इसलिए हमने पासपोर्ट बेच दिए। तो यार पाकिस्तानी भेज दो, फिर पीछे बचा तो कुछ भी नहीं। पीआईए है, उसकी भी हालत यही है, हर चीज की हालत यही। सर खत्म है पीआईए। तो मैं आपको दुख के एक बात बताना चाहता हूं कि मैं अगले दिन यहाँ पे मैं, क्योंकि आपको पता है मेरा जो प्रोफेशन बिजनेस है, मेरा हेल्थ केयर का है। कुछ डॉक्टर थे, मैं उनके एक इवेंट के अंदर मैं गया, आई वाज अ स्पीकर देयर एज वेल। एक डॉक्टर साहब ने तकरीर में कहा कि हम यहाँ एक एनजीओ थी, हम पाकिस्तान के अंदर अद्वियात भेजते थे, मेडिसिन फ्री भेजते थे लोगों के। कहते हैं वहां से डॉक्टरों ने कहना शुरू कर दिया, आप दवाइयां ना भेजे करें, आप पैसे भेज दें, आप दवाइयां खुद ले लें। चले फिर इस पे, लेकिन आरजू इस तरह मुल्क खैर चल तो नहीं रहे। मैं किस तरह कह सकूं कि आप इस तरह मुल्क नहीं चलते। आप चल कहाँ रहे हैं? आप तो रुक चुके हैं। आप तो बहुत आपके जो हालात हैं अजीब से हैं, मैं समझता हूँ समझ से बाहर है। लेकिन जो वो मैं बात क्रिकेट के हवाले से दानिश उनकी बात कर रहा हूं, उनको कहने वालों से मेरा ये क्वेश्चन है, क्या वो खुद मुसलमान है? और जो शाहिद अफरीदी और दूसरे लोग उनको कहते रहे हैं बार बार, क्या मुसलमान हो जाएं? क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि आप लोगों को इस तरह कन्वर्ट करें? आप क्या जब मुगल थे यहाँ पे मार मार के जब या जमीनें दे दे के लोगों को इस तरह मुसलमान करते रहे, क्या ये इस्लाम के अंदर इसकी इजाजत है कन्वर्जन की? मेरी नाकस राय के मुताबिक, जो कि मैंने दूसरे मजहबों के बारे में बहुत पढ़ा है, किसी मजहब के अंदर बाय फोर्स कन्वर्जन नहीं होता। आरजू ये दिलों के सौदे हैं।
एक तो ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर यहाँ हम ऐसे लोग हैं, मैं मुसलमान के घर पैदा हुआ तो मैं मुसलमान हूं, मैं किसी हिंदू के घर पैदा होता तो मुसलमान होता। दुनिया के कई ममालिक ऐसे हैं जहां लोग मजहब को पहले पढ़ते हैं, जो उनको मजहब अच्छा लगता है उसको अडॉप्ट करते हैं। अब मैं मजहब के बारे में बताना चाहता हूं कि मजहब है क्या। मजहब, हर इंसान जब पैदा होता है वो स्पिरिचुअल एपेटाइट लेकर पैदा होता है। ये मजहब सिर्फ हमारी स्पिरिचुअल एपेटाइट को पूरा करता है। अब स्पिरिचुअल एपेटाइट का सिंपल डेफिनेशन ये है कि आप जब भी को मांगना चाहते हैं चीज तो किसी से मांगना चाहते हैं, जब वो नहीं मिलती तो आप किसी को ब्लेम करना चाहते हैं। दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पिरिचुअल एपेटाइट। अब उसके लिए आप ये दावे, जो बुलंद आवाज दावे करने शुरू कर देते हैं, मेरा मजहब सच्चा है बाकी सारा खराब है, ये भी गलत सोच है, बहुत गलत सोच है। मैंने एक बुक पढ़ी थी इस्लाम वर्सेस अदर रिलीजन्स, तो उसमें बिलखसूस मैं जब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था तो उसमें सेंटर है, लोग मुख्तलिफ रस्तों से उस सेंटर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर इज द सेम। अगर हिंदू है वो दूसरे रास्ते से वहां पहुंच रहा है, वो दूसरे रास्ते से अपनी स्पिरिचुअल एपेटाइट को सेटिस्फाई कर रहा है। मुसलमान दूसरी तरफ से जा रहे हैं, सिख दूसरी तरफ से जा रहे हैं। लेकिन अगर, और दूसरा, इनके फंडामेंटल सेम है सबके। जो मजहब नफरत को फैलाएगा, जो वायलेंस को प्रमोट करेगा, वो मजहब नहीं है। वो मजहब हो नहीं सकता। वो किसी ह्यूमन ने उसको खराब करने के लिए, अपने पर्सनल फायदे के लिए उसमें चेंजेस कर रखी हो, अलग की बात है। लेकिन ये मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई भी ऐसा मजहब नहीं है जो ये कहता हो कि आप किसी दूसरे का दिल दुखा के, किसी को जख्म लगा के आप जन्नत में चले जाओगे या यू विल अचीव द जो। दिस इज बिल्कुल, और बिलखसूस मेरी इतनी हमदर्दियां हैं आज दानिश कनेरिया के। मुझे बहुत दुख हुआ था ये सुन के, बहुत दुख हुआ था। आई विश, मेरे ख्याल में दानिश कनेरिया साहब को पाकिस्तान से छोड़ देना चाहिए। आप उनको चाहिए कहीं चले जाएं, पॉलिटिकल असाइलम ले लें। देखिए, मैं भी तो पॉलिटिकल रिफ्यूजी हूं अमेरिका में। पॉलिटिकल रिफ्यूजी मैं हूं तो नहीं, पॉलिटिकल रिफ्यूजी मेरा टाइटल नहीं है, लेकिन मैं फिट आता हूं एज ए पॉलिटिकल रिफ्यूजी। मुझे पढ़ाया गया है, लिखाया गया है कंट्री के अंदर, और जब मैं उसके रूज पे आया हूं तो रिजेक्ट कर दिया गया। मैं वो एक बच्चा हूं जिसकी मां ने ही उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उनको दानिश कनेरिया को चाहिए कि वो कहीं जाएं और रिफ्यूज कर देते हैं उस मुल्क के अंदर जहां उनके साथ इतना लोग मजाक करते रहे हैं उनकी फेथ की बेस पे, और उन्हें कन्वर्जन के लिए ट्राई करते रहे हैं। मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, और मैं अगर अमेरिका में कुछ उनके लिए कर सकता हूं तो जरूर करूंगा। बिल्कुल, लेकिन सर बहुत बिल्कुल सर, लेकिन सर आपने अमेरिका की बात की तो सर IMF की भी बात कर लेते हैं। और बहुत से यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं, यानी जो इकोनॉमी को समझते हैं लोग, जो टीवी वगैरह पर आते हैं, उनका कहना है कि आर्टिफिशियल तरीके से डॉलर रेट कम किया गया है, दिसंबर के बाद 340 या 350 पे फिर पहुंच जाएगा। अब देखिए, उसमें आरजू आपने हर मनी एक्सचेंज के अंदर एक पुलिस वाला बिठा दिया है। कभी थप्पड़ों से भी इकोनॉमी ठीक हुई है? आपने डॉलर बेचने वालों को, मनी एक्सचेंज वालों को थप्पड़ मार मार के डॉलर नीचे किया, इस तरह तो नहीं होती ना। आपने कौन सी नई फैक्ट्रियां लगा ली, आपने कौन सी चीजें एक्सपोर्ट करना शुरू कर दी है जिससे आपकी डॉलर की प्राइस, आपकी इकोनॉमी ठीक होगी? वैसे की वैसे ही हर चीज ब्लीडिंग हो रही है, बिल्कुल ब्लीडिंग हो रही है आपकी। करप्शन चल रही, खुल खुला के हो रही है, रेट लग रहे हैं डॉलरों में, पाउंडों में, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। लेकिन ये कि सिर्फ ये है कि वो जो आपके मनी डॉलरों पे जो सट्टा चल रहा था, वो जो उसके ऊपर शर्तें लग रही थी और वो एक आर्टिफिशियल चीजें थी, वो कुछ अरसे के लिए वेकेशन पर चले गए लोग, वापस आएंगे तो फिर हो सकता है 400 पे चला जाए, आप कहें 380 पे। तो उन्होंने भी तो अपना खर्चे पूरे करने ना, वो आके वापस उन्होंने भी कसर निकालनी। लेकिन ये देखें, आप आज तक मैंने ये नहीं देखा कि कोई फंडामेंटल जो इकोनॉमी के होते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताना ये चाहूंगा कि जिस जगह पे दहशतगर्दी हो 98%, वहां इकोनॉमी नहीं चल सकती। सबसे बड़ी बात, इस वक्त मेरे जो सियासतदान भाईजान हैं, जो लुटेरे हैं, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए कि नैब को खत्म कर दीजिए। तो नैब पहले क्या कर रहा था? नैब पहले को करप्शन थोड़ी रोक रहा था, वो तो करप्शन को बढ़ा ही रहा होगा, वो रेट लगाते हैं। आजकल आपका रवाज क्या है मैं बताता हूँ आपको। कुछ अफसर भाईजान जो जाते हैं तो वो अपना रेट बढ़ाने के लिए जाकर बड़ी सख्ती करते हैं। जज जाएगा, DPO जाएगा, DCO जाएगा, वो जाते ही लोगों को जलीलो ख्वार करता है ताकि रेट बढ़े मेरा, रिश्वत में। तो आप जब कोई नया कानून बनाते हैं तो नैब वालों के, एंटी करप्शन वालों की लॉटरी निकल आती है, उनके रेट बढ़ जाते हैं।
यहां तक मैं खबरें पढ़ रहा हूं कि FIA वाले, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वाले लोगों को अगवा करके उनसे पैसे बढ़ाते हैं। अगवा करने में इन्वॉल्व आपकी एजेंसियां हैं। तो उसमें आरजू वो तो सर देखिए, मैं एक बात को आपको क्रैकडाउन करने का आप मास्टर हैं उसके, इसमें कोई शक नहीं। आपने जिस खूबसूरती के साथ PTI को रोल अप किया है, काश ही कभी अच्छा हो इसी तरीके से आप रिश्वत के ऊपर भी क्रैकडाउन करें, लेकिन क्यों नहीं कर रहे आप? वजह क्या है? मुझे समझ नहीं आई कि हमारे जो हमारे हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब हैं, उनको क्या रुकावट है कि करप्ट लोगों पे हाथ नहीं डाल रहे? क्या वजह है? मैं बिल्कुल लाजवाब हूं इसके लिए। मैंने बहुत लोगों को वॉशिंगटन DC के अंदर बड़े बड़े ताकतवर पाकिस्तानियों से क्वेश्चन किया है, उनके मुंह से कोई जवाब नहीं। सर अपने लोगों पे वो हाथ नहीं डाल सकते ना सर, बहुत से फौजी भी इन्वॉल्व हैं, बहुत से एजेंसी के लोग भी इन्वॉल्व हैं करप्शन में, सिर्फ पॉलिटिशियंस थोड़ी हैं। तो इस वजह से शायद आसिम मुनीर साहब कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन साथ ही अगर हम ये देखें कि जो नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, वापस आके नवाज शरीफ साहब ने खुद भी कहा है और उनकी पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी के प्लान उन्होंने बनाए थे वो तो भारत ने चोरी कर लिए, वो तो मतलब वो लोगों ने फॉलो कर लिया और वो अपनी इकोनॉमी कहीं ले गए। वो प्लान असल में नवाज शरीफ साहब के थे। मैं बड़े मुअद्दबाना तौर पर अर्ज करना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब को हिस्ट्री का कुछ नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल फारिग है, और उनके एडवाइजर भी सारे फारिग हैं। हजूर अगर जान की अमान पाऊं अर्ज करूं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फाउंडर जो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद थे, अब अंदाजा लगा लें कि जवाहरलाल नेहरू का दौर कौन सा था और आपका कौन सा प्लान चोरी हुआ है चांद पे जाने वाला। मियां साहब कैसी बातें करते हैं आप, जोक ना करें, आप लतीफे ना बोला करें। मुझे लग रहा है कि आप लंदन से कॉमेडी शो लेकर पाकिस्तान आ गए हैं कि हमारे प्लान जो है चोरी करके भारत चांद पे चला गया, चंद्रयान बना दिया उन्होंने। कैसी बातें करते हैं, मजाक करते हैं। सर उन्होंने कहा ये इकोनॉमी के सारे आइडियाज जो हैं वो सबके सब मियां साहब ने कहा मेरे थे, वो मोदी जी ने जो है फॉलो करके और इकोनॉमी कहीं पहुंचा दी, वरना हम ये सब कुछ कर चुके होते अगर उन्हें ना हटाया गया होता। मेरा ख्याल है पेट खराब होगा मियां साहब का, ये जब ये इस तरह की बातें करनी शुरू कर दी उन्होंने। मुझे तो इसमें कोई सीरियस बात नहीं लगती। खाबे वाबे आके खाए होंगे, सिरी पाया का शौक है उनको, गैस हो गई होगी, इस तरह की बातें कर रहे हैं बैकी वो। और यार जाने दे, आप कैसी बातें करते हैं। मेरा मकसद है मजाक आप ना किया करें, ना कोई अदालत है ना कोई कुछ है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को अपने अंत तक देखा होगा और ये पूरा डिस्कशन आरजू काज़मी जी और साजिद तारड़ साहब के जो व्यूज़ हैं ये आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।